नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोल। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कश्मीर के स्थानीय बाशिंदों के अलावा पुलिस व सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाले आतंकियों के अब गिने चुने दिन रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज रियासी के तलवाड़ा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि कश्मीर में मौजूद करीब 200 आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने का खाका तैयार कर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पहले से ही की गई तैयारियों को और मजबूत किया गया है और जल्द ही इसके नतीजे दिखने लगेंगे। इससे पहले डीजीपी ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित पासिंग आउट परेड की सलामी ली और जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा बने 604 जवानों की पीठ थपथपाई। ये एक तरफा लड़ाई नहीं है। जब 200 से ज्यादा आतंकी दहशतगर्द हथियार लेकर के किसी एक जगह पे मौजूद होंगे तो ये हो नहीं सकता कि आप लड़ेंगे वो मरेंगे और वो कहीं ना कहीं किस तरह की को नापाक हरकत नहीं करेंगे। उनके नापाक हरकत ख़त्म कर दिए जाएं, उनको कर्व कर दिया जाए, इसकी पूरी तरह से कोशिश है। इसके जो पहले से चल रहे हमारे इक़दाम हैं उनको और तेज किया जाएगा और इस लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा। पशु तस्करी के अलग अलग तरीके अपना रहे तस्करों की एक और बड़ी चाल पर आज पुलिस ने पानी फेर दिया है। मामला जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर का है, जहां पंजाब की ओर से आ रहे पेट्रोल के टैंकर से पुलिस ने 13 मवेशी बरामद किए हैं। पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जम्मू के नानकनगर इलाके के निवासी टैंकर चालक ने हालांकि लखनपुर नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों को गच्चा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाया। इसी सिलसिले की कड़ी में आज सुबह लखनपुर पुलिस ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। लखनपुर नाका हमारा 24/7 है, जहां पे कोविड के चलते भी रिस्ट्रिक्शंस हैं और वहां पे जब ये गाड़ी आई और इसको रोकने के लिए लड़कों ने इसको इशारा किया तो ये वहां पे रुकने के बजाय आगे की तरफ बढ़ी और जब इसको चेक किया गया तो उसके बाद ये सस्पिशन हुआ। जब लड़कों ने इसको ऊपर चढ़ के देखा तो ये सस्पिशन हुआ और मालूम चला कि इसमें बोवाइन हो सकता है। उसके बाद गाड़ी को साइड में करके जब तलाशी की गई तो उसमें से 13 बोवाइंस को रेस्क्यू किया गया है। ये गाड़ी का नंबर है JK211281 और इसके ड्राइवर को भी पकड़ा गया है और इसमें लखनपुर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 2021 लगाई गई है और इन्वेस्टिगेशन जो है SHO लखनपुर को दी गई है। भारत के इतिहास में आज ही के दिन 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर देश भर में लगाई गई इमरजेंसी के 46वीं बरसी को भाजपा ने आज काकाल दिवस के रूप में मनाया है। जम्मू में प्रदेश भाजपा ने आज जहां आपातकाल को एक काला आद्य करार देते हुए तकरीकों के माध्यम से उन पूरे दिनों को याद किया, वहीं पार्टी की अखनूर इकाई ने काली पट्टियां बांधकर इमरजेंसी की निंदा की। जम्मू में भाजपा मुख्यालय में आयोजित तकरीर के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व MLC रमेश अरोड़ा ने उपराज्यपाल से इमरजेंसी के दौर में प्रताड़ना सहने वालों को सम्मान निधि देने की मांग की है। जा चुके हैं, हमारा ये मानना है जो बचे हुए हैं उनको सम्मान निधि, उसमें कोई भीख नहीं है, उनको सम्मान देना चाहिए। गवर्नर साहब को इस बात को सीरियसली लेकर उसको लागू करना चाहिए। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सबको इस प्रदेश से बुला के नेगोशिएट किया है, बात किया है कि आप डेमोक्रेसी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाइए। और दूसरी वो कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस समय इस सारे दमन किया था, सबको डेमोक्रेसी प्रोसेस से अलग कर दिया था। उन दिनों को याद करते हुए हमारी जो मांग है गवर्नर से हमने रखी है, उसको गवर्नर साहब संज्ञान लें और हम लोग ये काला दिवस लोगों को पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी हिंदुस्तान ने अडॉप्ट की है, इन्होंने ऑटोक्रेसी अडॉप्ट नहीं की, कोई और सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया और डिक्टेटरशिप अडॉप्ट नहीं की। डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो इन दिनों को हमेशा कंडेम करना पड़ेगा। बुद्धिजीवी लोग थे, जितने भी नेता थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया, यातनाएं दी गई और 21 महीने तक ये
लोकतंत्र की हत्या होती रही। इसके लिए हम पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और आज का दिन बहुत ही दुखद दिन था। इससे हमारे देश को कम से कम भी 20-25 साल लगे उभरने के लिए काफ़ी नुकसान हुआ इसका इमरजेंसी डे का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज का दिन जो है वो हमेशा इस विरोध में मनाती आई है और आगे भी मनाती रहेगी। जम्मू में अवैध रूप से बसे कुछ बाहरी लोग किस कदर बेलगाम हो रहे हैं, इसका जीता जाता सबूत आज जम्मू की बीसी रोड पर देखने को मिला। बीसी रोड पर इन लोगों के झुंड ने आज एक दुकानदार को ही निशाना बना डाला, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एसओपी का पालन करते हुए इस पूरे झुंड को उसकी दुकान में घुसने से मना कर दिया था। दुकानदार की माने तो ये लोग दवाई लेने के लिए उसकी दुकान पर आए थे और उसने सिर्फ एक ही शख्स को भीतर आने को कहा था, जिस पर ये बिखर गए और इन लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की और दुकानदार को धमकियां भी दी। हालांकि इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये लोग जम्मू में अवैध रूप से बसे रोहिंग्यास है, जो दिन भर बस स्टैंड में इसके आसपास के इलाकों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन इन पर नकेल नहीं कसी जा रही। मेरे पास ये दवाई लेने आए थे, मैंने दवाई दी इनको, बाकी सारे अंदर आ रहे थे जी। मैंने कहा एक अंदर हो, बाकी सारे बाहर निकलो। एक लड़का आया, गाल निकाली, उसने कह रहा तू कौन था बाहर निकलने वाला। मैं लगा उसके पीछे, उसे एक गमला तोड़ा, आपके सामने देखो गमला शीशे में मारा कड़ा करके। ये तो इनकी यहाँ पे हालत हो गई है, सुबह से ले शाम तक दादागिरी करते हैं। एक ने ब्लेड पहना हुआ था जहाँ पे, कह रहा बाहर आ, मैं तो दिखाता हूँ तेरे को। ये तो हाथ हमारा लोगों की हो गई है, हम कैसे रहेंगे अगर इनके लिए बंदोबस्त किया तो हम कैसे रहेंगे जिस तरह लोग यहाँ पे। ये बांग्लादेशी रोगी जो आके बस गए हुए हैं, इनका इलाज कब करेगी गवर्नमेंट? मुझे हम लोकल लोग हैं और हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी के तो छोड़ दो, बाकी के साथ क्या होगा? प्रशासन ने बहुत बार कहा कि हम इनको भेज रहे हैं 2 की जगह 4 की 6 की 8 रोज बढ़ रहे हैं। हम रोज देखते हैं बस स्टैंड में इनको, हमारे लोग हमारे खाने पे पल रहे हैं, हमें ही आगे धमकी दे रहे हैं कि वेयरहाउस ट्रेडर फेडरेशन ने अपने स्तर पर लागू किए गए वीकेंड लॉकडाउन को जारी रखने का ऐलान किया है और फेडरेशन ने वीकेंड लॉकडाउन अगले 3 हफ्ते तक जारी रखने का फैसला लिया है। फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर अब भले ही नियंत्रण में है और तीसरी लहर का खतरा भी बरकरार है, लिहाजा कोई जोखिम न उठाते हुए सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि वेयरहाउस के कारोबारी हफ्ते के 5 दिन कामकाज जारी रखेंगे और जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी सप्लाई में कोई भी नहीं कमी जो है वो देखने को मिलेगी। चाहते हैं कि अब सेकंड वेव जो निरंतर में है तो उसके लिए हम कैजुअल हो जाए, इसके लिए हमने वीकेंड लॉकडाउन जो है जारी रखा है और ये वीकेंड लॉकडाउन जो है 3 हफ्ते के लिए जारी रहेगा। हर शनिवार और हर संडे को बंद रहेगा। 5 दिन के लिए हमारी मार्केट खुलेगी और हमारा जो कर्तव्य है एसेंशियल सप्लाई करने का वो पूरे डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस में और कश्मीर प्रोविंस में वो हम जारी रखेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन हम सरकार का भी पूरा साथ देंगे और खासकर जम्मू के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं वो मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और सैनिटाइज करते रहें और कैजुअल ना रहें इसको, ताकि जो अभी तक सोशल मीडिया से माध्यम से पता लग रहा है कि तीसरी वेव आने वाली है, कहीं वो हमारे जम्मू में दस्तक ना दे और खतरनाक साबित ना हो। डेंटल डॉक्टर की नौकरी मिलने की आस में पढ़ लिख कर डेंटल सर्जन बने युवाओं के सपने चूर चूर होकर रह गए हैं। जम्मू में पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे बेरोजगार डेंटल सर्जनों ने आज भी प्रदर्शन कर केंद्र सरकार व जम्मू कश्मीर प्रशासन से रोजगार देने की गुहार लगाई है। क्या कहना है इन बेरोजगार डॉक्टरों का, आइए आपको बताते हैं। हम ये चाहते हैं कि वी वांट कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ डेंटल सर्जन थ्रू JKPSC and we want a proper policy through which every year dental surgeon should be absorbed, and our third point is separate directorate of dentistry, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो एक डेंटिस्ट ही समझ सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता है। थैंक यू। प्लीज मैं कहूँगी LG साहब से आप एक सर्वे कंडक्ट करिए, आपको पता चलेगा कि कई PHCs में डॉक्टर्स ही नहीं है, कई में डेंटल चेयर्स ही नहीं है और फार फ्लंग एरियाज में ओरल
हेल्थ कंडीशन इतनी पुअर है, आधे पेशेंट्स को यही नहीं पता होता कि उनको प्रॉब्लम्स क्या है, उनको किस डॉक्टर के पास जाना है, उनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइल है वो प्लीज उसको आगे प्रोसीड किया जाए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्लीज एड्रेस की जाए। भाजपा जनता पार्टी की जिला आरसपुरा की महिला इकाई की प्रधान परवीन कुमारी उन पर लगे आरोपों को निर्धार करार दिया है। परवीन कुमारी पर दरअसल अपनी ही देवरानी को पीटने का आरोप लगाया गया था और इस बाबत उन पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और उन पर पुलिस या फिर पार्टी की दोष दिखाने वाले आरोपियों में भी कोई सच्चाई नहीं है। तो मुझे बदनाम करने की कोशिश जो है वो की गई। अगर दो गुटों में लड़ाई हो रही है तो आप अगर समझदार हैं तो आप क्या करोगे, जाके आप उनको छुड़वाने के लिए बीच में जाओगे तो आप उनको पकड़ोगे कि साइड करोगे। तो जब ये मामला हुआ तो हमने यही किया कि इनको साइड करके इनको बात जो है वो की जाएगी। तो उन्होंने कोई बात सुनी नहीं, उन्होंने आरोप मेरे ऊपर लगा दिए कि जो हमें पुलिस की धौंस देती है, जे बोलती है कि वो फलाना लीडर मेरे जेब में है, वो वाला लीडर मेरे जेब में है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो इन्होंने आरोप लगाए हैं बहुत ही गलत तरीके से जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। मैंने भी तो अपने ससुर जी से ही लेनी है। तो ऐसा कुछ नहीं था, एक सोची समझी प्लान के साथ इसको तैयार किया गया, लड़ाई की गई और उसको एक मतलब सियासत का मुद्दा बना दिया। गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों के पक्का मकान के सपने को साकार करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत कई गरीब लोगों के पक्के मकान के सपने साकार भी हुए, लेकिन मौजूदा दौर में रेत बजरी की बढ़ती कीमतों के चलते कई लोगों के पक्के मकान के सपने आधे अधूरे रह गए। ऐसे ही कुछ लोग हैं जम्मू के ब्लॉक मड़ के गोमनासा के, जिनके पक्के मकान के सपने को रेत बजरी की बढ़ती कीमतों ने तोड़कर रख दिया है। पेश है उस पर एक रिपोर्ट। छत का इंतजार कर रहे ये मकान हैं जम्मू के ब्लॉक मड़ के घोमनासा इलाके में रहने वाले लोगों के। देश के प्रधानमंत्री ने इन लोगों को पक्के मकान का सपना दिखाया था और इस सपने को पूरा करने के लिए इन लोगों की आर्थिक मदद भी की थी। सरकार की मदद पाकर इन लोगों ने अपने सपने को साकार करने की बुनियाद भी रखी, लेकिन जब इनके सपने साकार होने का समय आया तो सरकार ने खनन पर रोक लगा दी और रातों रात रेत बजरी के दाम आसमान पर पहुंच गए। इन लोगों के सपनों के घर आधे अधूरे ही रह गए। परेशानी एक हमें आ रही है, वो माइनिंग को लेके आ रही है, क्योंकि अब माइनिंग भी बंद है और जो सामान है, चाहे वो आप ब्रिक ला लो, जहाँ पत्थर हैं, बजरी है, इसमें थोड़ी परेशानी आ रही है। क्योंकि जो पहले हमें 800 रुपये में ट्राली मिलती थी रेत की, आज हमें वही ट्राली जो है वो 4000-3500 में लेनी पड़ रही है और बजरी जो है वो 8000 के करीब है। लगे हमारे सारे को इन्ने पैसे नहीं, ठीक है, जिन्ना है वो कम चलाई सकता, ठीक है, जिन्ने असें इन्ने चाहे अपने कोला लाइए ते इन्ने बेह दे हमारे हूँ दिखा दे किस्तां आंगन ते फिर चलो अग्गू लैंटर लूंटर पागे ते चलो तंग ते अस बड़े कि देखो टीने च अस रौह्ने हैं, नेईं रौह्न होंदा ते केह् ना कट्टना, मजबूरी बात है, कट्टनी है, केह् करना। वैसे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हम यहाँ तक पहुँच पाते। अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, अभी देखो क्या बनता है। अभी वैसे बन रहा है, जो भी है इनकी वजह से ही हो रहा है। पक्के मकान के सपने की राह में रेत बजरी की बढ़ती हुई कीमतें बाधा डाल रही हैं। जिस तरह से मौजूदा समय में रेत बजरी सहित मकान के निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले अन्य सामान की कीमतों के दाम बढ़े हुए हैं, उन्हें खरीदना इन लोगों के बस की बात नहीं रही।
है उन्होंने तो इन्ना महंगा सब मटीरियल इन्ना महंगा है, स्टे लगे दा है तो वो बजरी रेता इन्ना महंगा हो गया, गरीबे बंदे कुत्थों 7000 की ट्रैली कुत्थों ली तो कुत्थों पाना लैंटर लोगों। तो दूसरा नंबर जी पत्थर इतना महंगा है, लेबर इतनी महंगी है, इतने से थोड़ा काम होता है। चलो हम भी सोचते हैं चलो गवर्नमेंट मदद कर रही है तो कोई बात नहीं, करेंगे थोड़ा थोड़ा, आज नहीं बनेगा कल बनेगा परसों बनेगा। हमारे महंगाई बड़ी है, पहले रेता 1000 की ट्रैली 800 की, इसलिए 4000 की भाई ट्रैली, बजरी जी है वो 8000 की ट्रैली है भाई इसलिए, तो हूँ पैसे कोल नहीं है ना, इस करिए हमारा काम रुके दा सारा। पहला हूँ जी मान लिया कि 1800 की है रेता, वो 4000 की आ गई है ट्रैली, 4350 की, तो बजरी जी है वो हिला 8000 की ट्रैली, तो हूँ इन्ने पैसे है नहीं साढ़े कोल, अद्धा ही काम रुक गया साढ़ा। इन लोगों ने अब सरकार की ओर से दी जा रही आर्थिक मदद में बढ़ोतरी की मांग की है ताकि ये भी अपने आधे अधूरे पड़े इन मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर सके। यही थोड़ी सी परेशानी आ रही है क्योंकि बजट जो है मेरे को लग रहा है उस हिसाब से थोड़ा फिर कम बैठता है। अगर जैसे पहले सामान हमें मिलता था उस हिसाब से तो चलो ठीक था, लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बजट में थोड़ी सी कमी है। मैं आपके माध्यम से ये भी मोदी साहब जो माननीय हमारे LG साहब हैं उनसे भी ये अनुरोध करूंगा कि कम से कम इसको लेकर के थोड़ा देखें, जहाँ तो बजट को बढ़ाएं, जहाँ तो फिर माइनिंग को जो है वो ठीक करें, दुरुस्त करें। ये बात केंद्र सरकार तक पहुँची भी है। हमारे पैसे बदलने जाए तो थोड़े पैसे बदन तो साढ़ा काम अगे चला है, तो पैसे का अंदर कम रुकी साढ़ा आगे कम नहीं चला हुआ। आधे अधूरे मकान रह जाने के कारण इन लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर लोगों ने पक्के मकान के चक्कर में अपने कच्चे मकानों को भी तोड़ दिया है। ऐसे में इन लोगों को सिर छुपाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। मकान तोड़ा हमने, तोड़ा किस लिए, मैंने पूरा कंप्लीट तोड़ा इसको। तोड़ा क्यों, पहले गिर रहा था, 2-3 बार ऊपर से गिर गया, बड़ी मुश्किल से तोड़ा, लेबर शेबर लगा के जो भी, इतने पैसे थोड़े हमारे पास। मैंने बोला तोड़ो, हम आपकी मदद करेंगे। चलो हम भी सोचते हैं चलो गवर्नमेंट मदद कर रही है तो कोई बात नहीं, करेंगे थोड़ा थोड़ा, आज नहीं बनेगा कल बनेगा परसों बनेगा, टाइम लगेगा। जब बारिश आंधी तूफान आता है तो फिर कैसे रहा जाता है? जब बारिश आती है ना तो एक छोटा सा कमरा है पीछे, उधर वहाँ पे सामान भी लगाया हुआ है, सब कुछ लगाया हुआ है, वहाँ चले जाते हैं तो डर लगता है कि कहीं भीग ना जाए या कोई सामान गिल्ला हो जाता है। जो बाहर पड़ा सामान वो तो भीगता ही भीगता है। जब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि तय की थी, उस समय मकान बनाने के सामग्री के दाम कम थे, लेकिन अब मकान के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर इन लोगों की मदद नहीं की गई तो इन लोगों के पक्के मकान का सपना कभी भी साकार नहीं हो पाएगा। मठ से देशराज के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में मौजूद समय में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 46 है और इसमें से 11 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, जबकि 35 इंसेंटिव केयर में रखे गए हैं। जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने ये जानकारी दी और साथ ही साथ ये भी बताया कि कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है और पहली व दूसरी लहर से सबक लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। इसमें आज की डेट में 46 एडमिटेड पेशेंट्स हैं, जिनमें 11 मरीज सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, बाकी के 35 मरीज जो हैं वो इंटेंसिव केयर एरियाज़ में हैं, जिसमें 12 मरीज हमारे आइसोलेशन वार्ड में हैं। 30 बेडेड ये आइसोलेशन वार्ड है, इसमें 12 मरीज हैं। ऐसे ही 28 बेडेड जो हमारा हाई डिपेंडेंसी यूनिट है उसमें 14 मरीज हैं। CCU हमारा 12 बेडेड है, 4 बेड उसमें थोड़े फंक्शन नहीं कर रहे तो 12 बेडेड है, उसमें 5 मरीज़ हैं हमारे। और इसके अलावा हमारा वार्ड नंबर 4 एक और ICU बनाया गया था, उसमें आज की डेट में 4 मरीज़ हैं।
तो 46 में से इंटेंसिव केयर पे आज भी 35 मरीज़ हैं जो हैं वो काफ़ी सिक हैं, और ऑक्सीजन सपोर्ट पे बाकी के 11 मरीज़ हैं। तो इससे पता चलता है कि बेशक नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम है, एडमिशन्स कम हुई, डिस्चार्जेस भी हो रहे हैं साथ साथ, लेकिन जो मरीज़ दाखिल हैं वो काफ़ी सिक हैं। और एडवाइज़री हमारे यहाँ से इशू भी हुई है, प्रिपेयर्डनेस हमने एक टास्क फोर्स भी बना ली है, और उसमें प्रेडिक्टेड है कि 20 साल की उम्र से कम लोगों को ना ये बीमारी कहीं ज़्यादा प्रभावित करे। तो वो मद्देनज़र रखते हुए पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, हमारे गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट, उनको भी बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया गया है इस बार ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से। प्रधानमंत्री आवास पर गुरुवार को हुई बैठक को लेकर जहां देश में चर्चाओं का दौर जारी है, वहीं इस बैठक को लेकर कश्मीरी पंडित विस्थापितों में भारी रोष है। कश्मीरी पंडित विस्थापितों का कहना है कि इस बैठक में ना तो कश्मीरी पंडितों के किसी प्रतिनिधि को बुलाया गया और ना ही वहीं बैठक में उन्हें लेकर कोई चर्चा की गई। इसके अलावा कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने इस बैठक को लेकर और क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। भारत सरकार के साथ मीटिंग हुई जम्मू कश्मीर के लीडरों द्वारा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन AIMCCC ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीरी पंडितों की बिहाफ पर हम इस मीटिंग का हम खंडन करते हैं, क्योंकि ये वो मीटिंग है जिसका कोई अभी तक इस मीटिंग का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये हमने पहले ही बोला था, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है इस मीटिंग का। ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी दोनों तरफ से। भारत सरकार ने भी इसका प्रयास किया इस फ्यूटाइल एक्सरसाइज का, और जम्मू कश्मीर के लीडरों ने भी, वो भी वेट कर रहे थे कोई ना कोई बंदा हमें बुलाए। लेकिन जिनके साथ बात करनी चाहिए थी वो हमारे जितने भी बाकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है, जो हमारे लीडरों के बगैर जो दूसरे लीडर भी हमारे कम्युनिटी के हैं, सब ने ये बात उठाई पिछले 10 दिन से कि हमसे बात होनी चाहिए थी। मसला तो हमारे है, बेघर तो हम गए। जैसे कल माननीय प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि दिल से दिल तक दूरी हुई है, हम भी वही कहते हैं। जो लीडर 14 लीडर कल बात करने गए थे, हमारे दिल को भी उनके दिल तक दूरी हुई है। वो 14 लीडरों ने भी हुकूमत की जम्मू कश्मीर में, वो हमारे दिल की दूरी को कम कब करेंगे। जो कल मीटिंग हुई उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका कोई नतीजा ही नहीं निकला। आज तक तो बहुत सारी मीटिंगें हुई है, लेकिन मैं एक प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने हमारे बारे में वहाँ बात करनी चाहिए थी तो हमारे लोगों को भी बुलाना चाहिए था। एटलीस्ट 1-2 लीडर्स को तो यहाँ कश्मीरी पंडित जो हैं हमारे, तो उनमें से 1-2 लीडर्स को बुलाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। हाँ, हम मानते हैं कि उन्होंने कश्मीर के लीडर्स जितने भी थे उनको बुलाया। अगर कश्मीरी पंडित जो 90 से 89 से विस्थापित वहाँ से हो गए हैं, आखिरकार वो कहाँ के रहने वाले थे, वो कहाँ से आए हैं, किधर के रहने वाले हैं, कहाँ बसे हैं और कहाँ बसाएंगे उनको। ये हमें बड़ी दुख की बात है। 31 साल के बाद भी अभी इनको पता नहीं है कि हम उनको कहाँ से रिहेबिलिटेट करेंगे और कहाँ जगह है, कौन सी सेफ्टी है। मगर और इनको भी नहीं पूछा गया, आप लोग ज़िंदगी हमारी निकालनी है, फ्यूचर हमारा है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। न हमें पूछा, न किसी को पूछा, न हमारे लीडरों को पूछा। चाहे हम हमारे लीडरान इसमें जो कुछ भी कोई भी है, मगर आखिरकार उनको भी बुलाना चाहिए था। तो जो भी मीटिंग हुई उस मीटिंग में कश्मीरी पंडितों का कोई भी जिक्र नहीं हुआ, कश्मीरी पंडितों की कोई भी बात नहीं हुई है, ना उधर किसी कश्मीरी पंडित लीडर को बुलाया गया। इसलिए हम इस मीटिंग के खिलाफ है, क्योंकि हम भी 31 साल से बहुत कुछ झेल रहे हैं, हमारा तो कोई सुन नहीं रहा है। हमारे लिए आखिर क्या सोचा गया, या तो हमें अलग से स्टेट बसाने दो, हम आखिर हमने कहाँ पे रहना है। हमारा ना तो हम श्रीनगर जा सकते हैं, वहाँ हमें डर रहता है कि वहाँ पता नहीं हालात ठीक नहीं होते हैं, ना हमें यहाँ आराम से रहने दे रहे हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में 2 दुकानों में आग लग गई और आग की इस घटना में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है, उसकी वजह से शायद आग लगी। ये आपके द्वारा है? हाँ जी, हाँ जी। कितना नुकसान हुआ? कम से कम 30-35 लाख रुपये नुकसान है दोनों दुकानों का। दोनों छोटा ब्रदर है रवि कुमार। किस तरह का मटेरियल यहाँ पे पड़ा? कॉस्मेटिक वगैरह सारा ऑल मतलब सब सामान रखा हुआ था उसमें। साथ में BSFTC कैंप है, जनरल स्टोर वगैरह सारा। अभी तक कोई पता नहीं चला? अभी तक कोई पता नहीं चला। ये इसमें BSF वालों का सामान है, आर्मी वालों का सामान है, किराना शॉप है, जनरल स्टोर है।
हाँ कितना नुकसान हुआ है? नुकसान का भी देख रहे हैं, जायजा ले रहे, फिर आग हमने कंट्रोल कर दी, 3-4 गाड़ियाँ लाई हमने आग पे, तो कंट्रोल कर दिया आग पे। सिखों के छठे गुरु गुरु हर गोबिंद जी का प्रकाश पर्व जम्मू में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया और प्रकाश पर्व पर संगत ने गुरुद्वारे में माथा टेका और गुरु का आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारों में कीर्तन, दरबार और अखंड पाठ के साथ साथ लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरु हरगोबिंद जी ने अकाल तख्त के साथ निर्माण के मीरी पीरी तथा कीर्तपुर साहिब की भी स्थापना की थी। यही नहीं, उन्होंने परमात्मा की भक्ति के साथ साथ सिखों को युद्ध कलाएं सिखाने तथा सैन्य परीक्षण के लिए भी परिचित किया गया था। चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।